हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ज्योतिराव गोविंदराव फुले जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 और मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुई थी, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक थे। ब्रिटिश राज्य में विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों ने पूना में कई अंग्रेजी पाठशालाएं खोली थी। ज्योतिबा फुले की आयु 7 वर्ष की होने पर पिता ने बालक ज्योतिबा को मराठी पढ़ने लिखने का सामान्य ज्ञान व हिसाब किताब करने लायक करपंची के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाई। उन्हें मिशनरी स्कूल में भर्ती कराया, किंतु कट्टरपंथी हिंदू, निम्न व शूद्र जाति के विद्यार्थियों को स्कूल से निकलवाने पर तुले हुए थे। उनके नेता धकादी दादाजी प्रभु के इशारे पर निम्न व शूद्र बच्चों के नाम काट दिए, जिससे ज्योतिब की पढ़ाई बीच में ही रुक गई और अपने खेत पर माली जाति का कार्य, साग भाजी, फल और फूल की खेती करने लगे। उनका विवाह 14 वर्ष की आयु में 8 वर्ष की सावित्री बाई से हो गया। 7 मार्च 1835 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आदेश जारी किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की जा रही शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतवासियों को यूरोपीय साहित्य और विज्ञान से परिचित कराना है। ज्योतिबा दिन में खेत में काम करते और रात्रि में घर में ही पढ़ते थे। उनके पड़ोसी उर्दू फारसी के गफ्फार बेग शिक्षक एवं ईसाई पादरी लेजेट ने 1841 में पुनः स्कूल में भर्ती करा लिया। ज्योतिबा ने अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा ली व वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सबको अचंभे में डाल दिया। उनके मन में हिंदू धर्म की विसंगतियां, उच्च नीच, जाति पाति समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को मानव विकास में बाधक मानता। अमीर गरीब की मानवकृत दीवारों, धर्म का उद्देश्य आत्मिक विकास ही मानवता की सेवा करना जैसे विचारों ने उथल पुथल मचा दी। वे वर्ण व्यवस्था की खोखली सामाजिक दीवारों, धार्मिक पाखंड और जातिवाद को मिटाना चाहते थे। उनके उत्कृष्ट देश प्रेम था। घर की आर्थिक हालात ठीक नहीं होने से ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। 20 वर्ष की आयु 1874 में ज्योतिबा ने उस समय की 7वीं कक्षा ग्रेजुएट अंग्रेजी पाठशाला में पूर्ण कर सहपाठियों में अग्रज बन गए थे। वार्मिक ग्रंथ का प्रभाव। ज्योतिबा ने देखा कि ईसाई धर्म ग्रंथ, इस्लाम धर्म की कुरान पढ़ने पर कहीं कोई रोक नहीं, फिर आर्य ब्राह्मणों द्वारा रचित वेदों तथा मनुस्मृतियों को क्यों छिपा कर रखते हैं। इसका भेद जानने के लिए ज्योतिबा ने गौतम बुद्ध, तीर्थकर रामानुज, रामानंद बसवेश्वर, गुरु नानक, कबीर, दादू का साहित्य पढ़ा। साथ ही संत तुकाराम की गाथा, ज्ञानेश्वरी, भागवत धर्म कथा तथा प्रो विल्सन जोन्स आदि की हिंदू धर्म पर लिखी अंग्रेजी कृतियां, गीता, उपनिषद, पुराण, शिवाजी महाराज व जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी पढ़ी। इनकी ज्ञान समझकर उनका चिंतन ऊंचाई पर पहुंचने लगा। उन्होंने समझ लिया कि शिक्षा के बिना मानव की उन्नति के द्वार बंद रहते हैं। ज्योतिबा ने छत्रपति श्री शिवाजी की वीरता के किस्से कूट कूट कर भरे थे। उन्होंने युवावस्था में मांग जाति के उस्ताद लहुजी साल्वे से भाला, बर्छी, तीर कमान आदि शस्त्रों की विधा सीखी। लहुजी के शिष्य ज्योतिबा ने सामाजिक क्रांति के कार्य को अपनाया। वासुदेव फड़के ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सशस्त्र क्रांति को असंभव मानकर अंग्रेजों के खिलाफ लेखनी और वाणी से जनता में असंतोष उत्पन्न किया। वास्तव में लहुजी साल्वे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सीना तानकर खड़े रहने वाले सशस्त्र क्रांति के पहले गुरु हैं। ज्योतिबा अपने परम मित्र सखाराम हरि परांजपे की बारात में निमंत्रित थे। वे बारात में शामिल होकर मित्र के साथ साथ चल रहे थे। एक ब्राह्मण की बारात में ज्योतिबा का सम्मानपूर्वक शामिल होना कुछ कर्मठ सनातनियों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट कर ज्योतिबा को कुछ भला बुरा कह दिया कि एक शूद्र ने ब्राह्मणों की बारात में आने की हिम्मत कैसे की। उसे पंडित पुरोहितों के शरीर से स्पर्श का दंड दिया जाएगा। माली का बेटा और कहाँ ये पंडितों की वर यात्रा। अपने घर में फूल माला क्यों नहीं पे रोता। उनका धर्म भ्रष्ट करने यहाँ क्या आ गया। इस प्रकार सार्वजनिक रूप से अपमानित होने का प्रसंग असहनीय एवं स्वाभाविक था। इस घटना से उनकी समझ में आया कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जातियों में इतना भेद क्यों है। बहुजन समाज अज्ञान की घोर गर्त में फंसा हुआ है। उन्हें कोई अधिकार नहीं। उनकी पुकार सुनने वाला धनी धोरी कोई नहीं। दिन रात जानवरों की तरह काम करे, खेती करने वाला खून पसीना एक करे और फसल पर अधिकार किसी और का। भरपेट भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र की कमी, रहने को साधारण घर भी नहीं,
सड़कों के किनारे, खुले गगन के नीचे, वृक्षों के तले जीने मरने के लिए ही मानो धरती पर जन्म लिया हो। ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ज्योतिबा का अंतःकरण मानो सिहर उठा। उनको हिंदू समाज के उच्च वर्गों की तुलना में ईसाई धर्म की अच्छाइयाँ, मनुष्यता, सेवा भाव, समानता, निस्वार्थ छुआछूत का नामोनिशान नहीं, पर सोचने लगे कितना अच्छा होता हमारे हिंदू रधम में भी यही भाव होते। संभवतः इसी प्रसंग से उन्हें प्रेरणा मिली और ब्राह्मणों की अपेक्षा दलित, पीड़ित, ब्राह्मणेतर जनता को शिक्षा प्राप्ति के अवसर यदि शासन नहीं कर सके तो वे स्वयं उसे करेंगे। उनकी नस नस में बगावत की लहर दौड़ रही थी। वे सड़ी गली प्रथाओं तथा निषिद्ध परंपराओं को शिक्षा द्वारा जागृति लाकर तोड़ने पर तुले हुए थे। उन्होंने शिक्षा का प्रचार और संगठित होकर करने की भावना बलवती हो गई तथा समाज में आमूल परिवर्तन करने की ठान ली। अपमान की यह घटना वरदान सिद्ध हुई। वह एक महान समाज सुधारक व क्रांतिकारी बने। पूना शहर में जब कोई अछूत गुजरता तो उसे अपनी पीठ के पीछे पत्तियों की एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी। जब चलता था तो स्वतः झाड़ू लग जाती थी। उसे गले में एक बर्तन भी बांधना पड़ता था। वह सड़क पर थूकने के बजाय उस बर्तन में थूके। जब वह चले तो आवाज देकर लोगों को संभलने का मौका देवे। ब्राह्मणों के मत में इससे प्रदूषण नहीं हो सके। ऊंची जाति के होज व कुएं से जल लाने का अधिकार अछूत जातियों को नहीं था। इस कारण गंदा पानी पीने से अनेक रोगों के शिकार हो जाते थे। ज्योतिबा इस अमानवीय व्यवहार के मूक दर्शक कैसे हो सकते थे? उन्होंने अपने घर का होज 1849 में अस्पृश्यों के लिए खुला कर दिया। नगर पालिका के सदस्य होने के नाते उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर हौज बनवाने की व्यवस्था की। अस्पृश्यता मिटाने, अछूतों को गले लगाने, उनके लिए शिक्षा के द्वार प्रारंभ करने, स्त्रियों को शिक्षित करने के कार्यों के सामने रोष प्रकट कर ज्योतिराव व सावित्रीबाई को घर से बाहर निकलवा दिया। वे महारों को शिक्षित करने उनके यहाँ रहने लगे। समाज द्वारा बहिष्कृत होने का उन्हें रंज मात्र दुख नहीं था। महात्मा गांधी को ज्योतिबा के हरिजन उद्धार का सक्रिय पुरस्कार 20वीं सदी में मिला तथा हरिजन की बस्ती में रहने का साहस दिखाया। माली समाज के ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले ही ऐसे महामानव थे जिन्होंने नीची जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिलाने का क्रांतिकारी संघर्ष आजीवन जारी रखा। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराने का कार्य किया। वह 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा फुले ने पूना में सती प्रथा का विरोध किया और विधवाओं के विवाह कराने के अभियान में 500 उत्साही कार्यकर्ताओं की अक्टूबर 1853 में भवानी विश्वनाथ की अध्यक्षता में हुई सभा में विधवा विवाह का प्रस्ताव कट्टरपंथियों के भय होने से सर्वसम्मति से पास नहीं हो पाया। 1854 में एक विधवा युवती का विचित्र व्यवस्था के अंतर्गत खोखले पेड़ के तने में बैठकर अग्नि परीक्षा देने का प्रस्ताव शंकराचार्य द्वारा रखा, जिसे फुले ने अजीबोगरीब व अव्यवहारिक एवं गुमराह करने वाला कदम बताया। 1860-61 में महादेव गोविंद रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कर पंढरपुर में विधवा आश्रम खोला। पूना और आसपास के अधिकांश ब्राह्मण विधवा बहनों पर कट्टर परिवारजन की कड़ी देखरेख व अमानुषिक व्यवहार करते थे। ये बहनें फुले के विधवा आश्रम की ओर आकृष्ट हुई। उन्होंने 1863 में पतित व पथभ्रष्ट हुई अभागिन के बाल हत्या को रोकने के लिए एक आश्रम, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, खोला। एक ब्राह्मणी विधवा काशीबाई गर्भवती की प्रसूति अपने घर कराई। उसके बेटे यशवंत को गोद लिया। आर्य समाज ने भी ज्योतिबा फुले की बाल हत्या रोकने व विधवा विवाह, सती प्रथा रोकने के आदर्शों से प्रेरणा ली। 1866 में विष्णु शास्त्री पंडित के सक्रिय सहयोग से फुले ने बम्बई प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह समितियां गठित की। उनकी देखादेखी 1867 में उच्च जाति के युवकों ने पूना एसोसिएशन बनाया, जो चल नहीं सका। 1871 में सावित्रीबाई को संयोजक बनाकर पूना में विधवा आश्रम खोला। ब्रिटिश सरकार ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लागू किया। 25 दिसंबर 1873 में ज्योतिबा एक संबंधी की पत्नी का देहांत होने पर उसका एक विधवा से विवाह कराया। उनके अनुयायी विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा ब्राह्मणी से शादी की एवं इंद्र प्रकाश पत्रिका में विधवा विवाह के फुले के समाज सुधार पर संपादकीय लेख लिखे। विधवा विवाह के अभियान के परिणाम स्वरूप नारी उत्थान का फुले का अभियान सफल होने से सती प्रथा रुकी।
ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने 1858 में इंडिका एक्ट के अधीन भारत पर सत्ता सिंहासन हासिल कर लिया और 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्य घोषित हुई। ब्रिटिश सरकार ने 1876 में भारत में स्वायत्त शासन नीति अपनाई, जिसमें ज्योतिबा फुले को पूना नगर पालिका का सदस्य बनाया। 1882 के कानून से चुनाव की व्यवस्था लागू की। माली जाति के ज्योतिबा फुले को सदस्य बनने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम पिछड़ी व निम्न जाति के मोहल्लों में पानी, बिजली और सफाई की आवाज उठाई। धनी मानी मेंबरों ने ज्योतिबा के प्रस्तावों का खुलकर समर्थन किया, किंतु धन की कमी बताई। ज्योतिबा ने धन की बात को बेमानी बताया। उनके लोकहित के प्रयास सफल होने से प्रतिष्ठा बढ़ी। 1878 में बजट प्रस्ताव आया कि 50 रुपए मासिक में एक लिपिक की भर्ती की जाए। ज्योतिबा ने सुझाया कि एक 30 रु में व एक 20 रु में भर्ती की जाए, जिससे 2 लोगों को रोजगार मिले। ये प्रस्ताव मान्य हो गया। उनके पास ब्राह्मण, मुसलमान, ईसाई और दलित जाति के लोग आते थे। वे हिसाब किताब व जांच उप समिति के सदस्य बने। नगर से कूड़ा करकट को बाहर उपयुक्त स्थान पर रखने की सिफारिश की। फुले के सुझावों में आम सभा की अनुमति के बिना पैसा खर्च नहीं किया जाए, प्रबंध समिति बनाने, आंतरिक गुटबाजी और स्वार्थ सिद्धि के विरुद्ध होकर लोकहित को प्राथमिकता देते थे। सब्जी बाजार की दुकान का किराया 4 आना से अधिक न हो। सब जानते थे कि ज्योतिबा सच्चे देशभक्त और समाज सुधारक है, फिजूल खर्ची के विरोधी थे। जब लॉर्ड लिटन पूना आए तो कुल 36 सदस्यों में से ज्योतिबा ने ही स्वागत द्वारों की फिजूल खर्ची के प्रस्ताव का विरोध किया, शराब की दुकान बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया। पशु चिकित्सा कॉलेज प्राइमरी पाठशाला में छात्रवृत्ति बढ़ाने एक अंग्रेज गवर्नर के नाम से सब्जी मंडी बनी। यही बाद में फुले मार्केट के नाम पर आज तक है। नगर पालिका की सदस्यता 1882 के बाद में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे एकमात्र ऐसे मेंबर थे जो लोकहित के कार्यों के नाम पर जाने जाते थे। जब ऊंची जाति वालों ने पिता को बहकाकर फुले को विद्याध्ययन से निकलवाया था, तब वे खेतों में पिता के साथ काम में हाथ बटाते थे। वे जानते थे कि किसान मजदूर कड़ी मेहनत करे तब रोटी मिलती है। अशिक्षा, धार्मिक रूढ़ियां और कट्टरता, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का बोझ, समाज में अपमान, मजदूरों की दुर्दशा, सानमतों, जमींदारों, ऊंची जाति के दुकानदारों, कारखाना मालिकों के यहाँ एडी चोटी का जोर लगाने पर 2 जून की रोटी मिलती है, फिर भी अछूत के अछूत गुलाम आदमी नहीं जैसे पशुओं की व्यवस्था से गुजरे थे। वे जानते थे कि अंग्रेज एक शासक जाति है। सामंत जमींदारों के जरिए जमीन जोतने वाले किसानों को वश में रख बिचौलियों का कार्य करते हैं। अंग्रेजों के हाथ दस्तकारों, शिल्पकारों को तबाह होते देखा था। नव पूंजीवाद के फलते फूलते देशी पूंजीपतियों ने जब पैर पसारना शुरू किया तो मजदूरों का खूब शोषण किया। मुस्लिम शासक या अंग्रेज शासक रहे हो, अधिकांश जनता खेती के सहारे जीविकोपार्जन करती है। वे सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों पर ध्यान नहीं देते थे। ग्रामीण शिल्पकार किसानों से अधिक संपन्न होते थे। फुले ने गरीब मराठों को संगठित किया तथा उनका नेतृत्व किया। इधर भारत में मजदूर आंदोलन के जनक ज्योतिबा फुले थे, उधर यूरोप में कार्ल मार्क्स ने विश्व इतिहास में 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। इसी समय अमेरिका में बेल्सियन चर्च में नारी आंदोलन शुरू हुआ। मार्क्स ने लिखा था, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप छोटे छोटे ग्रामीण धंधे खत्म होते चले जाएंगे, खेतीहर मजदूर बढ़ते जाएंगे, गांव और कस्बों से आबादी बड़े औद्योगिक नगरों की ओर पलायन करेगी, नया सर्वहारा वर्ग अस्तित्व में आएगा जो क्रांति के लिए प्रभावशाली भूमिका अदा करेगा। यही सब 1854 से 1884 के बीच हुआ। ज्योतिबा फुले ने दिसंबर 1874 में महाराष्ट्र के किसानों के विद्रोह को सक्रिय सहयोग व नैतिक समर्थन दिया। ज्योतिबा फुले ने पूना नगर पालिका के सदस्य बने तब वे बम्बई के मिल मजदूरों की समस्याओं पर दिलचस्पी लेने लगे। मिलों में मजदूरों, बच्चों, महिलाओं से 14 घंटे काम लेते थे। उनके सत्य शोधक समाज और नारायण मेधजी लोखंडे द्वारा स्थापित मिल कर्मचारी संघ ने काम के घंटे के खिलाफ आवाज उठाई। 1884 में दीनबंधु सामाजिक सभा में मजदूरों की आवाज ज्योतिबा ने उठाई। जिलाधीश W.B.
मुलोच की अध्यक्षता में एक आयोग बना जिसने बाल मजदूरों की आयु 7 से 9 वर्ष, अधिकतम 12 से 14 वर्ष, उनके काम के घंटे प्रातः 7 से शाम 5 बजे व 1 घंटे का बीच में अवकाश, सफाई व्यवस्था का प्रबंध की मांग पूरी कर दी। उन्होंने मजदूरों में सामाजिक चेतना और आर्थिक आधारों की लड़ाई लड़ने का बीज मंत्र बम्बई की धरती पर बोया था, जो भविष्य में भारत ही नहीं पूरे एशिया के सर्वहारा आंदोलन को दिशा देने वाला सिद्ध हुआ। फुले की परंपरा को अहमदाबाद में गुलजारी लाल नंदा, बम्बई में कॉमरेड जोशी तथा डांगे ने आगे बढ़ाया। इस प्रकार यूरोप में कार्ल मार्क्स और एशिया में ज्योतिबा फुले किसान मजदूर आंदोलन के आदि प्रणेता, जन्मदाता, मार्गदर्शक है। उन्होंने पूना में 1857 में नाइयों की हड़ताल को समर्थन दिया, जिससे हजामत बनाने की दर बढ़ सकी थी। किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने हेतु साहूकारों के विरुद्ध मोर्चा खोला। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो मेरठ से प्रारंभ होकर दिल्ली, उत्तर भारत, मध्य भारत, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात तक जब फैला, महात्मा ज्योतिबा फुले तब 30 वर्ष के युवा थे। उनके विचारों से यह जनवादी सशस्त्र क्रांति थी। उत्तर भारत में जिस गति से विद्रोह फैला, दक्षिण में उतना असर नहीं था। आम जनता, अशिक्षा, हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों, अस्पृश्यता, ऊंच नीच की भावना, सेना में शूद्रों को भर्ती नहीं करने से संपूर्ण जन आंदोलन नहीं बना सका था। फुले ने पूना में एक विशाल जुलूस सत्यशोधक समाज के बैनर पर अप्रैल 1857 में ब्राह्मणों की पुण्य नगरी में बैलगाड़ी ढोल धमाकों से शहर निकालकर सबको अचंभित करते सभा को ज्योतिबा फुले, रमैया वेंकैया अय्याचार्य, महादेव गोविंद रानाडे आदि ने संबोधित किया। इसी वर्ष बम्बई में भी सभाएं हुई। देश के अन्य भागों में भी स्वतंत्रता संग्राम फैल गया। ज्योतिबा फुले जब 58 वर्ष के हुए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उनके विचार थे कि ब्रिटिश शासन भारत में स्थायी रूप से नहीं रह सकता। उन दिनों कांग्रेस में ब्राह्मणों का आधिपत्य था। वे कहते थे कि ब्राह्मण जब अंग्रेज अधिकारियों के साथ बैठकर अंडे, शराब, गोश्त खाते हैं तथा मुस्लिम रखेल औरतों से संबंध रखते हैं तो उनको मांगो महारों के साथ स्नेह पूर्वक भोजन करने में क्या आपत्ति, से संबंध रखते हैं तो उनको मांगो महारों के साथ स्नेह पूर्वक भोजन करने में क्या आपत्ति है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस शोषित पीड़ित भारतीय जनता की निडर आवाज उठाने वाली लोक सेवक संस्था बनाना चाहिए। कालांतर में यही हुआ और कांग्रेस एक जन आंदोलन बन गया। उनका सदा यही कहना था, कांग्रेस जितने संघर्षों और कठिनाइयों से गुजरेगी उसका स्वरूप क्रांतिकारी होता जाएगा और वह सोए भारत को एकता के सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ेगी। इन्हीं आदर्शों को महात्मा गांधी ने अपनाकर भारत को आजादी दिलाने में अग्रणी रहे। 11 मई 1888 को बम्बई के मांडवी कोलीवाडा में ज्योतिबा का भव्य अभिनंदन किया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने ज्योतिबा के असाधारण धैर्य, त्याग, ध्येय, निष्ठा, समानता, संभाव आदि गुणों का वर्णन किया तो कुछ ने कहा, निरंतर 40 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से जनसेवा करने वाले ज्योतिबा महाराष्ट्र के आदि पुरुष है। फिर ठसाठस भरे सभा स्थल पर राय बहादुर श्री विठ्ठलराव वंदेका ने कहा, ज्योतिबा की उग्र तपस्या के कारण महाराष्ट्र के स्त्री पुरुषों का मानव अधिकारों, जागृति और चेतना की स्थायी धरोहर मिल गई है, इसलिए ज्योतिबा सच्चे महात्मा है। हम सभी उपस्थित जन ज्योतिबा को स्वस्फूर्ति से महात्मा की उपाधि प्रदान करते हैं। इस पर देर तक तालियां बजती रही। ज्योतिबा ने कहा, यह अल्प सा कार्य मैंने ईश्वर की प्रेरणा से किया है। मैं आज तक यही मानता रहा हूँ कि जनसेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और आगे भी यही करता रहूँगा। आप सभी लोग सत्यशोधक समाज के कार्य में सहायता देकर आगे बढ़ा रहे हैं। जिन्हें हजारों वर्षों से शुद्रादिशुद्ध समझा जाता रहा है, उन्हें मानव अधिकार दिलाने को ही मैं धर्म मानता हूँ। यही हर एक का कर्तव्य है। मैंने कोई विशेष कार्य नहीं किया है, लेकिन जो कार्य मैंने किया है वह केवल कर्तव्य समझकर किया है। जनसमूह ने जय जयकार करते हुए कहा, राजा महाराजाओं के आश्रितों ने उनके अभिनंदन किए होंगे, धनवानों ने अपने वर्ग के लोगों के अभिनंदन किए होंगे, विदेशियों के जुए से देश को मुक्त करने के प्रयास करने वालों को शिक्षितों द्वारा अभिनंदन किया होगा, लेकिन दीन दरिद्रों, शोषित मजदूरों, केवल पेट की आग बुझाने के लिए जीने वालों तथा ज्ञान की दलदल में फंसे हुए स्त्री पुरुषों द्वारा अभिनंदन पाने वाले महापुरुषों और नेता महात्मा ज्योतिबा फुले ही है। ज्योतिबा के बाद महात्मा की उपाधि पाने वाले दूसरे जन नेता महात्मा गांधी थे।
अगर आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।